नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में विवाटेक 2026 को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। पेरिस में भारतीय समुदाय ने पीएम का किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। बैतूल में आज आदिवासी सशक्तिकरण कार्यक्रम में होंगी शामिल। अमेरिका ईरान जंग खत्म होने पर आधिकारिक रूप से लगी मुहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शांति समझौते पर किए दस्तखत। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। रन के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। पीएम वहां विवाटेक 2026 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत के कई स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही पीएम भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री का पेरिस में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उमड़े। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में विवाटेक 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री के आधुनिक तकनीक के युग में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। विवाटेक के मंच पर आज भारतीय पेविलियन का उद्घाटन हो गया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत भारत इनोवेट्स की सफलता के बाद विवाटेक पर भारत का ये सबसे बड़ा पेविलियन, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी का युग है उसमें भारत ने सर्वप्रथम रहना है, आगे रहना है। हमने इसमें से अवसर निकालने हैं। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जब दुनिया को आज टैलेंट चाहिए, अच्छे कौशल के साथ युवा युवती चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, स्टेम ग्रेजुएट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ समझे, ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता हो। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने वाला है और विवाटेक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हर वर्ष फ्रांस में हो रही है। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हुआ करते थे जावेद अशरफ जी, जो अब ITPO के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब ये सुझाव पेश किया प्रधानमंत्री जी को, तो हमें लगा कि भारत की ताकत देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा पेविलियन लेना चाहिए। और उत्साह के साथ हमारे स्टार्टअप्स आए हैं, उत्साह के साथ नए टेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हमारे AI के साथ जुड़े हुए सभी कंपनियां आई हैं। अभी अभी नीस में भारत इनोवेट्स नाम की एक नई पहल 3 दिन तक रही। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे
तो एक प्रकार से ये एक परिचय है भारत का पूरे विश्व लेकिन के। मंत्री जी, क्या ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप इनके बाकी चीजों के लिए आपके मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए होगी। स्वाभाविक है कि ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेटी का बड़ा रोल है इनकी आवश्यकताओं को, जैसे एआई मिशन के तहत कंप्यूट कैपेबिलिटी जो कई स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है बड़े कंसेशनल दरों पर। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2 जो 10,000 करोड़ का हमने लॉन्च किया है उसमें विशेषकर डीप टेक के ऊपर फोकस है। 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रूव हुआ है, वो भी फंड इन सब रिसर्चर्स को, इन सब इनोवेटर्स को बल देगा। मैं समझता हूँ हिम्मत करने वालों के लिए कोई भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका ये मानना है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसके आगे भी तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर इन स्टार्टअप्स के पीछे खड़ी है। विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत पवेलियन में एक अनोखी पहल के जरिए भारत और फ्रांस दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में महिला शक्ति को भी बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस पहल में दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के 10-10 प्रतिनिधियों का एक समूह शामिल है जो एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे। देखिए इन महिलाओं से डीडी न्यूज की खास बातचीत। एक कार्यक्रम के तहत 10 महिला स्टार्टअप्स यहाँ लाए गए हैं और फ्रांस के भी 10 महिला स्टार्टअप्स नवंबर में जाएंगे इंडिया। तो जो यहाँ आई हुई हैं महिला स्टार्टअप्स, उनसे बात करते हैं। It's very important that women also get a platform to be able to understand how to enter the European markets, and the best place to land is France because this year is the India-French Year of Innovation. भी हमें इतना बड़ा मार्केट एक्सेस मिल रहा है कि हम भारत में ही नहीं, भारत से पूरे दुनिया की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करा पाए। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में हैं, हम ब्रेन मैपिंग करते हैं। I've been working relentlessly to actually use this not only for a photo opportunity, not only as a gimmick, but also to really use it to have a real exchange, not only from France and India, but we intend to actually show that women on the world stage can do so much more. मैं एक इंडिया से मार्कटेक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो एक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा, एंड मेरे लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। आई हैव गॉट एन एक्सपोजर, मेरा गो टू मार्केट समझ में आ रहा है। आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस टाइप से अप्रोच करना है एंटायर सिचुएशन को। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहले इनोवेशन क्या है, और साथ में हम महिलाओं को ये जो इग्नाइट प्लेटफॉर्म मिला है ये पहला कोहॉर्ट है महिलाओं के लिए, पर आगे जाके यही एक पाथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा और महिलाओं के लिए फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। लेकिन स्टार्टअप के मंच से एक रिवोल्यूशन जो भारत में क्रिएट करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, ये उसी का एक उदाहरण है। पेरिस में विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत के कई स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। इनमें नित्रसीमी से भी शामिल हैं, जिसकी चिप अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता से लैस है। कंपनी के सीईओ ज्योतिष इंदिरा भाई ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। अगर आपके पास कोई डिवाइस है जैसे ड्रोन और उसे आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो क्या किया जाए? सिर्फ नेत्रसेमी का ये चिप ही आपको लगाना होगा और ये चिप 7 करोड़ का है, लेकिन इसकी बहुत सारी खासियत हैं जो हमें बताएंगे नेत्रसेमी के फाउंडर। We made it in India. This is fully indigenous, and so this is capable of converting devices intelligent, like smart drones, smart autonomous navigation robots, smart cameras. So this chip is capable of delivering 12 tera operations performance, which is probably the best in the class. So we built Netrasemi, built it. And कितने साल लगे आपको इसे बनाने में? The IPs, the intellectual properties that goes inside, it took us 8 years to design, right? But the project, this is funded by DLI, Design Linked Incentive Scheme.
तो इसका मतलब ये है कि ये चिप जो बनाया गया है ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जैसे कि इनका कहना है कि वी नॉट ओनली ओन द चिप, वी ऑल्सो ओन द आईपीज इनसाइड। और यही है जो भारत चाहता है कि हमारे इनोवेटर्स विकसित करें। पेरिस में विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। विवाटेक 2026 में भारत के स्टार्टअप्स न्यूरोलिब भी शामिल हो रही है। कंपनी के संस्थापक डॉक्टर कुमार बागरूडिया ने डीडी न्यूज से बातचीत में अपनी कंपनी के इनोवेशन के बारे में बताया है। आप भी जानिए। अभी हम यहाँ एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, द ग्लोबल ब्रेन फर्स्ट इनिशिएटिव। अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी स्टेज पर कहा कि आगे जाकर एआई ह्यूमन से आगे हो सकता है, तो हमें उन ब्रेन्स को प्रिजर्व करना है जो बाकी मानव जाति के लिए कल्याण करते हैं। तो अपना जो पॉपुलेशन है वो 8.1 बिलियन मतलब 810 करोड़ की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें करीबन सिर्फ 81,000 लोग हैं। आप अगर उनके ब्रेन्स को पावरफुल रखेंगे तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे बाकी लोगों के लिए, चाहे वो वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, आप जैसे मीडिया वाले हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने डिसीजन से। तो ये हम एक इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की, वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को सराहा। दोनों नेताओं के बीच नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात फ्रांस के एवियन शहर में हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। फ्रांस के एवियन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि एवियन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात बेहद सुखद रही। इस वर्ष की शुरुआत में भारत को अपने गणतंत्र दिवस समारोह में उनका स्वागत करने का गौरव प्राप्त हुआ था। भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए ये एक महत्वपूर्ण दौर रहा है क्योंकि हमने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। हमारी वार्ता के दौरान भविष्य में आर्थिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारा बढ़ता सहयोग आज के वैश्विक परिदृश्य में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत और फ्रांस ने बीते कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग की नई इबारत लिखी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक, डिजिटल और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग ने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लगातार प्रयासों से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है। आखिर क्यों है भारत फ्रांस संबंध इतने खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते कुछ वर्षों में भारत फ्रांस संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अलग अलग द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर लगातार बातचीत और समन्वय साफ नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते व्यापार, तकनीक और डिफेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में फ्रांस के साथ भारत के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बीते करीब एक दशक में फ्रांस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुका है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच 13.59 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया। इस दौरान भारत ने फ्रांस को करीब 6.1 अरब यूरो का एक्सपोर्ट किया। साथ ही बीते लगभग 2.5 दशक में फ्रांस से भारत में सेवा क्षेत्र, सीमेंट और हवाई यातायात जैसे कई क्षेत्रों में करीब 10.5 अरब यूरो का निवेश भी दर्ज किया गया है। हाल ही में हुए भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। भारत और फ्रांस का रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित नहीं, दोनों देशों के बीच वैश्विक राजनीति और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में
सहयोग पर ऐसा भरोसा उभर कर सामने आया है जो दुनिया में बेहद कम द्विपक्षीय संबंधों में देखने को मिलता है। भारत और फ्रांस के बीच 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। वहीं 26 जनवरी 1998 को फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, जो भारत के लिए किसी पश्चिमी देश के साथ पहली और फ्रांस के लिए किसी गैर पश्चिमी देश के साथ पहली ऐसी साझेदारी थी। वहीं 2023 में जब भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आधिकारिक यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने होराइजन 2047 रोड मैप अपनाया, जो अगले 25 वर्षों में सहयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके बाद 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2025 में प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, तो 2026 में दिल्ली में आयोजित हुए एआई इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रपति मैक्रों मौजूद रहे। इसी कड़ी में दोनों देश 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 14 से 16 जून तक फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स को तकनीकी और निवेश साझेदारियों के लिए बेहतरीन वैश्विक मंच मिला। साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास के दम पर भारत फ्रांस रक्षा सहयोग ने भी नए आयाम छुए हैं। भारत राफेल लड़ाकू विमानों सहित स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों जैसे तमाम अहम रक्षा उत्पादों के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच वार्षिक रक्षा संवाद और विभिन्न सैन्य अभ्यासों के जरिए सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। दूसरे अहम क्षेत्रों की बात करें तो भारत और फ्रांस ने 2015 में COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। वहीं फरवरी 2022 में भारत फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर सहमति बनी, तो अक्टूबर 2022 में दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन पर रोड मैप को अपनाया। इसी तरह दोनों देश वैश्विक और द्विपक्षीय स्तर पर व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, साइबर, डिजिटल, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे तमाम अहम क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों नियमित रूप से संवाद के जरिए भारत फ्रांस संबंधों की प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी, और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 जून तक मध्य प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचेंगी, जहां वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी, और उसी दिन राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचेंगी, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगी। 20 जून को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़पुर में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे, जिसमें पहाड़पुर का स्कूल और कौशल केंद्र शामिल है, और वो लाभार्थियों, बच्चों से बातचीत करेंगे। बाद में वो रायरंगपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी।
21 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगी और उसी दिन वो जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 22 जून को राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सहरिया जनजाति के सदस्यों, चीता ट्रैकर्स, टूरिस्ट गाइड और कूनो फील्ड टीम के सदस्यों से बातचीत करेंगी। रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र की सियासत इस समय गरमाई हुई है। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसदों में से 6 सांसदों के अलग गुट बनाने की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी ने आज अपने सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज होने वाली संसदीय दल की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि अभी स्पीकर या बागी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में एक और सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विद्युत विकास विभाग यानी कि पीडीडी में निरीक्षक के पद पर तैनात मोहम्मद शफी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। उपराज्यपाल प्रशासन अब तक करीब 90 ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुका है जिनके आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने के आरोप सामने आए थे। 51 वर्षीय शफी अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के अरवानी गांव का निवासी है। उसके खिलाफ वर्ष 2017-18 के दौरान बिजबेहरा थाने में रणवीर दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 3 प्राथमिकी में नामजद किया गया था। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोच्चि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का दौरा कर वहां के कामकाज और सर्विस देने के तरीकों का जायजा लिया। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पब्लिक सर्विस की क्षमता और काम को और भी बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समय पर और नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से पासपोर्ट और कॉन्सुलर सर्विस देने के प्रति कर्मचारियों के समर्पण और प्रोफेशनलिज्म की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने हर भारतीय नागरिक को आसान और बेहतर सेवा देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। I'm very happy to be here in Kochi and I'm visiting the Regional Passport Office Center here. As you know that Kerala has one of the highest numbers of people going out to work. Our migrant population especially in the Middle East is pretty large. And the RPO fulfills that very important role in providing the much needed passport and travel documents to our migrant people. Passport is not just a document. It is the gateway to a better life, to opportunities, whether it is business, whether it is work, or even for our students for higher studies. So in that sense, the RPO fulfills a very crucial role in helping people to achieve their aspirations. इधर पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ईरान की जंग खत्म होने पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी शांति स्थापित करने को लेकर इस एमओयू पर साइन कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो फिर से हमले शुरू कर देंगे। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद ये संघर्ष एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया था। इसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिससे विकासशील देशों के सामने गंभीर आर्थिक और खाद्य संकट खड़ा हो गया था। इस ऐतिहासिक शांति समझौते के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत रोकने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात को पूरी तरह बहाल किया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटाकर प्रतिबंधों को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा ईरान के आर्थिक पुनर्वास के लिए $300 अरब की एक बड़ी योजना भी तैयार की गई है, जिसके बदले में ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है।
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को 95 रन से हरा दिया। टी20 विश्व कप में रन के लिहाज से भारतीय टीम की ये सबसे बड़ी जीत रही। मैच में नीदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीत गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने स्मृति मंधाना के 74 और शेफाली वर्मा के 55 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 17 ओवर 3 गेंद में 114 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 3 जबकि श्रीचरणी ने 4 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम ने इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टीम ने बुधवार को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने कप्तान शुभमन गिल के 154 और ईशान किशन के 125 रन की शतकीय पारी के बल पर 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर 3 गेंद में 232 रन पर ही सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन रहमत शाह ने 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट हासिल किए। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।